नमस्कार मीडिया के मित्रों, मानव मोदी जी और मानव मयूर जी, आप सब के बीच में आज प्रसन्नता है कि हमें ये अवसर मिला आप सबको चर्चा करने का। मैं सर्वप्रथम आपको चर्चा करना चाहूँगा इन 9 अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। उसकी माननीय मोदी जी की अगुवाई में उपलब्धियों के क्रम में देश में उद्योग जगत में एक बेहतर काम करने का माहौल बना। उनके बीच से सरकारी सिस्टम से जो बाधाएं, डर, भय, व्यवधान, ये सब दूर होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा उनके यशस्वी मुख्यमंत्री काल में गुजरात में अनुभव आया था 13 साल में, भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद वैसा ही स्वरूप पूरे देश को मिला और उद्योग जगत ने काफी बेहतर परिपालन किया। मेरे भाई उद्योग मंत्रालय से जुड़े हुए विषयों में कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ से एवं की जो पीएलआई की योजना है, 13 प्रकार की पीएलआई लॉन्च की और उसमें से अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के साथ जो सेमी कंडक्टर में 17,000 करोड़ की और एक पीएलआई लॉन्च की है। तो उन 13,000 करोड़ की पीएलआई लॉन्च में 2 चीजें हमारी विशेष रूप से ऑटो फील्ड में और बैटरी के फील्ड में उन्होंने काम किया और उसमें काम चल रहा है। मैं उस पर थोड़ा फोकस डालना चाहूंगा कि उद्योग जगत में कैसे अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रोत्साहन की पारदर्शी सरकार का लाभ हमारे देश में ऑटो इंडस्ट्री के जितने भी एडवांस ऑटो के व्हीकल्स थे वो हम विदेशों के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर। पहली बार मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस पर विचार किया, सोचा कि नहीं हम ये चीजें अपने देश में, जैसे आजकल लग्जरी वाहनों में सनरूफ, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, कोलिजन वार्निंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तमाम हाई टेक्नोलॉजी की चीजें हम विदेशों पर ही पूरी तरह निर्भर थे। तो ऐसे पर हमने ऑटो पीएलआई लॉन्च किया जिसमें हमने 25,938 करोड़ रुपए का उनको इंसेंटिव देने की पहल की और हमें खुशी है कि देश के अंदर कंपोनेंट की कंपनियां और मेन ऑटो कंपनियां कुल मिला के 84 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की, पैरामीटर को सिलेक्ट हुई और हमें उम्मीद थी कि इसमें निवेश 30-40 हजार करोड़ रुपए आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 75,000 के लगभग 75,000 करोड़ के लगभग इसमें निवेश हमारे देश में आया, जिससे लगभग हम 5 साल में कुल 2,31,500 करोड़ से अधिक के बिक्री का अनुमान लगाया गया और इसके आधार पर जो रोजगार का है इनके फील्ड में लगभग 1,48,000 रोजगार, ये तो प्रत्यक्ष रोजगार। और ऑटो फील्ड ऐसा है कि एक गाड़ी जब बाहर निकलती है तो उसको लेकर के 4 आदमी को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है, 4 से 6 को, तो लगभग 7 लाख रोजगार का इसमें ये जो नयापन, यह जो एक पहल पीएलआई स्कीम से इस देश में आई है। हमने उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी जो है इसमें इनको प्रोत्साहन देने का एक काम किया। हमारे देश में आज चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, हर जगह लिथियम बैटरी की सबसे बढ़ती आवश्यकता है।
इसके पहले देश में कहीं इस पर 2014 से पहले कहीं इस पर, जबकि दुनिया में इन विषयों पर पॉलिसीज बनना, प्रोग्राम बनाना और कार्य योजनाएं बनाने अन्य देश की सरकारों ने काम शुरू कर दिया। तो मैं दूसरी पीएलआई की चर्चा अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी मैं कर रहा हूँ, वो है एसीसी बैटरी उन्नत रसायन सेल का 10,800 कुल 18,100 करोड़ की पीएलआई लॉन्च की गई इस पर, जिसमें 50 गीगावाट की एसीसी बैटरी हिंदुस्तान में, आज अभी हिंदुस्तान में एक भी गीगावाट बैटरी नहीं बनती है। इस एसीसी बैटरी पर दुनिया के अंदर प्राप्त जानकारी के अनुसार 85% चाइना का होल्ड है, लगभग 6 to 7% मलेशिया का होल्ड है और बचे हुए लगभग 8-9% में अमेरिका आदि, फ्रांस, जर्मनी के 2-3 गीगावाट बनाने वाले एसीसी बैटरी बनाने वाले देश है। वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी लीडरशिप में भारत सरकार ने तय किया कि नहीं, हम 50 गीगावाट बनाएंगे। हमने वो लॉन्च किया और उस पर 50 गीगावाट में 30 गीगावाट की हमारे पैरामीटर पर सिलेक्ट हुए। उनको हमने 10,860 करोड़ रुपए की हम इंसेंटिव दे रहे हैं पीएलआई में, और उनमें भी हमें उम्मीद थी कि निवेश 10-12-15 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन 27,000 करोड़ का निवेश आ रहा है और 20 गीगावाट का वो हमारे पास जो प्रक्रियागत जो कदम उठे थे उस पर अभी हम फिर प्रोसेस में आगे बढ़ा दिए हैं। इस तरह से 50 गीगावाट इस देश में, जहां 1 गीगावाट नहीं, वहां आगामी कुछ ही कालखंड में हम 50 गीगावाट यहाँ पर एसीसी बैटरी बनाएंगे। मैंने इनसे इंटरेक्शन मीटिंग में आपको ये जो नया देश में आया वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि इन्हें इंडस्ट्रीज से जब इंटरेक्शन मीटिंग किया डिपार्टमेंट में कि आप केवल हमारी सरकार की इंसेंटिव, तो इस उद्योग में आपको लाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, पॉलिसी बनाती है, आपको इस रास्ते पर हम लाए, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा केवल सरकार के इस कदम तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम इस इंडस्ट्री में पांव रखे तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे और लगभग 70 से 75-80 गीगावाट हम खुद इसको आगे टारगेट रख के प्रोडक्ट करेंगे। तो कल्पना करिए कि जहां आज हम हर लिथियम बैटरी के लिए आज इंपोर्ट पर निर्भर है, वहां इस देश में जब बनेगा, ये नयापन उद्योग जगत में माननीय मोदी सरकार के 9 वर्षों की पालों से आया है। इसी प्रकार से जो ऑटो फील्ड के इतने, हम 2 व्हीलर में दुनिया में सबसे आगे हैं, 3 व्हीलर में आगे हैं, और जैसा मैंने लग्जरी वाहनों के बारे में बताया, ये सारे कदम उठा के आज ऑटो इंडस्ट्री इतना बूम की है, जो भारत की जीडीपी में 6.5% का उनका योगदान है। यह मोदी सरकार की 9 वर्ष की उद्योग जगत की समृद्धि और उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारों को लेकर के एक बड़ी बहुत ही शानदार पहल है। इसके साथ साथ हम आपको चर्चा करना चाहेंगे, हमारे विभाग के अंतर्गत मैं पुनः इस बात को एक बार बल देकर कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंट पर पॉलिसी बनना, उसके स्टेप उठाना देश के अन्य देशों में शुरू हो गया था, और तब भी हमारे देश में 2004 से 2014 तक जब पूरी दुनिया उस रास्ते पर चल पड़ी थी, हमारे देश में कभी उसको सोचा कर नहीं गया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद उस दिशा में कैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़े, कैसे हम डीजल पेट्रोल के वाहनों से हटे और पर्यावरण का ध्यान देने का काम और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध सामान्य मानवी से लेके हर स्तर के व्यक्ति को उपलब्ध कराने के काम तो हमारी सरकार ने यंगस्टर से लेके सभी के लिए सोचना शुरू किया। 1,000 करोड़ से हमारी फेम इंडिया की फेम 1 की पॉलिसी बनी, उसका रिस्पांस देख करके 10,000 करोड़ रुपए के बजट से हमने फेम 2 लॉन्च किया, जिसके चलते आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि लगभग हम 2 व्हीलर में अन्य प्रकार से 2 व्हीलर तो बिकते ही, हमारे प्रोत्साहन से लगभग इस देश में 5,80,000 के लगभग 2 व्हीलर बिक चुके हैं, 3 व्हीलर 75,000 के लगभग। 4 व्हीलर में, चूंकि हम 4 व्हीलर में केवल
टैक्सी ज्यादा चलती है, पर्सनल 4 व्हीलर को नहीं देते हैं, इस नाते वो संख्या 6-7 हजार है। खास करके जो कॉमन पीपुल के लिए, सामान्य मानवी के लिए, जो नौकरी पेशा है, छोटे रोजगार करने वाले हैं, बसों से जो यात्रा करते हैं, मोदी जी का विशेष पल था कि हम उस सामान्य मानवी को भी प्रदूषण मुक्त, इसमें गरीब तबका भी है, मध्यम वर्ग का तबका भी है, नौकरी पेशा, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बसों से यात्रा करते हैं, उनको प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध कराएं। उसमें हमने लगभग 3400 बसें ऑन प्लेटफॉर्म चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें हमारे फेम टू स्कीम से, और 7210 स्कूल बसों का आवंटन हो रहा है। तो ये और नई पहल हमारी द्वार ने और की है, जो आपको जानकर प्रसन्नता होगी। इस देश में चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है, और उसमें हमने 800 करोड़ रुपए अभी 7432 चार्जिंग स्टेशन देश में, जो पेट्रोल पंप्स है हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, उनको बनाने के लिए अपने विभाग से पेट्रोल मिनिस्ट्री को दिया, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप जहां पर यह पहल की गई है, एक नया पहल लाया गया है कि आदमी चार्जिंग भी कराए। और चार्जिंग में भी हम लोगों ने ऐसे चार्जर अब डेवलप किए हैं, हमारी ARAI पुणे ने ऐसे चार्जर डेवलप किए हैं जो कि कई घंटे लगते थे, आधे और 1 घंटे में चार्जिंग हो जाएगा। हम सेटअप ऐसा करा रहे हैं देश में, उसके लिए सारा फंडिंग अरेंजमेंट कर दिया है, और दिसंबर खत्म होते होते 23 तक पेट्रोल मिनिस्ट्री, अभी तक हमारे देश में 2438 चार्जिंग स्टेशन हम लोगों की पहल से, हमारी स्कीम से बने हैं, और 7442 हमारे इस स्कीम से उन पेट्रोल पंपों पर जहां रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम हो, आधे घंटे आदमी नाश्ता करे, उतने में उसकी गाड़ी चार्ज हो जाए, अपनी अगली मंजिल पर चल पड़े। तो ये सारे नए पल की पहलें हमारे विभाग के सौजन्य से, माननीय मोदी जी की अगुवाई में सब चीजें, और मुझे आपसे बताते हुए कि इस वातावरण का लाभ एक हम लोग आंकड़े जो हमारे ऑटो फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा मंगाते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि लगभग कार्बन उत्सर्जन में कोई जानकारी लेना चाहे तो इतनी कमी आई है इन सब फलों से कि 49,54,10,220 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की कमी हमारे सियाम जैसे संगठनों ने, इसके और असेसमेंट संगठनों ने दिया है कि इतनी बचत की कार्बन की कमी आई उत्सर्जन में, और देश के अंदर 34,17,48,475 लीटर हमारा ये डीजल कंज्यूम, पेट्रोल कंज्यूम बचा है, ये देश की बचत हुई है। तो ये भारत सरकार की, ये माननीय मोदी सरकार की जो विशेष पहले हैं, उन सब के कारण ये कदम उठे हैं, और जिसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। इसके अलावा 2 अपने विभाग की और स्कीमों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जिससे देश में कैपिटल गुड स्कीम, भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की हमारी स्कीम है, जिसमें हम लोग अभी पहले 1000 करोड़ से स्कीम स्टार्ट किया था, 1200 करोड़ उसमें दिया। इसमें हम करते क्या हैं वो आप सब शेयर के माध्यम से हम शेयर करना चाहेंगे। बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम को बल प्रदान किया है, मेक इन इंडिया को बल प्रदान किया है। तो ये स्कीम कैसे हर फील्ड में सक्सेस हो, इसके लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, जो स्टेप उठाती है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है और उसके चलते इंडिया में उसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज नहीं कर पाते हैं, हम बाहर से उसको इंपोर्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और उसमें कैपिटल गुड स्कीम में 1000 करोड़ दिया, इस बार 1200 करोड़ दिया सेकेंड फेज में, स्कीम के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम जैसे IIT खड़गपुर है, हमने ऐसे कुल मिला के 8 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं। 9वां सेंटर हमने अभी BHU के अंदर बनाया, IIT BHU में। ऐसे हम IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली और पूना, ऐसे उत्कृष्ट जो हमारे वैज्ञानिक केंद्र हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है,
उनसे वो शेयर करके उनको हम उसके लिए एक भारी धनराशि उनको देते हैं। आइए इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाते हैं। इंडस्ट्री फ्रेंडली का मतलब जिस इंडस्ट्री को जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो उसमें 20% अपना योगदान करता है, उसका इंटरेस्ट रहता है। 80% हम देते हैं उस स्कीम की टेक्नोलॉजी को लाने में, ताकि वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में डेवलप हो जाए तो वो प्रोडक्ट हमारे देश में पैदा हो। यह आत्मनिर्भर भारत में एक नई पहल हमारी सरकार ने इन दिशाओं से की है, जिसमें हमने एक्सीलेंस सेंटर बनाने के अलावा 15,000 हमने इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र बनाए। 15,000 नहीं 15। आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहूंगा, वो भी 9 वर्ष में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल देने के लिए कि हमारी जो एक महत्वपूर्ण पीएसयू हमारी भेल है। भेल अपने स्टार्टिंग के पीरियड से ज्यादातर ये कोयला आधारित बिजली बनाने पर थर्मल प्लांट के ऊपर इसका काम था। आज भी सबसे मेजर थर्मल प्लांट बनाने का और उसके मेंटेनेंस का सारा काम वो भेल करती है। लेकिन जब विद्युत के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊर्जा के क्षेत्रों में काम होने लगा है, यद्यपि अभी जब ये संकट कोरोना का या यूक्रेन का ये सब प्रॉब्लम आया तो फिर कहीं न कहीं जरूरत बिजली चाहिए ही, तो वो थर्मल बिजली की भी और उसकी मेंटेनेंस की जरूरतें बनी रहती है। उस पर भी एडवांस काम भेल तो कर ही रहा, लेकिन साथ में अन्य दिशाओं में भी आत्मनिर्भर भारत में चूंकि हमारा एक बड़ा इंजीनियरिंग सेटअप है वो, तो हम उसमें जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग आज भेल हमारा मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की सरकार के कदमों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। हम 80 वंदे भारत ट्रेनों में हम जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है गाड़ी के संचालन का, ऐसी 80 ट्रेनों का टेंडर हमारे भेल ने लिया आत्मनिर्भर भारत में बल देने के लिए, उस काम में योगदान के लिए वो काम कर रहे हैं। हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी एशिया का सबसे बड़ा ये सौर रामामुंडम में एक बहुत बड़े जो उसका जलाशय है वो जल विद्युत का, उसमें हम सौर कुंडल में 100 मेगावाट का शायद एशिया का सबसे बड़ा ये माना जा रहा है अभी ये फ्लोटिंग सौर पैनल बना करके जल के अंदर ही हमारे भेल ने किया। एक नई पहल हमने हैदराबाद की हमारी यूनिट रिसर्च से भी किया। अभी तक इस देश के अंदर जो कोल उत्पादन या जहां भी ब्लास्टिंग करनी होती है तो अमोनियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ती है, ये हम विदेशों से मंगाते हैं। मोदी जी का बल रहता है कि हर चीज जो भी दुनिया से बाहर से मंगाते हैं हम कोशिश करें वो देश में कैसे बन सकता है। तो कोयले से गैसिफिकेशन करके हम मेथनॉल बना रहे हैं और हम उसमें सक्सेस हो गए। हमारा रिसर्च सक्सेस हुआ है भेल का, और हमारा ज्वाइंट वेंचर का एमओयू भी हो चुका है कोयला मंत्रालय से, ताकि निकट भविष्य में हम अमोनियम नाइट्रेट की बाहर से इंपोर्ट की अपरिहार्यता से भी बचेंगे और हम अपना अमोनियम नाइट्रेट खुद अपने देश में पैदा करेंगे। तो ये सारा उद्योग जगत के अंदर हम लोगों ने ये सारी पहलें की हैं और फेम की चर्चा मैंने आपसे की। इसके माध्यम से हम सब इस देश में एक प्रदूषण युक्त परिवहन हर फील्ड में यंगस्टर से लेकर बड़ों को दिलाने के काम में लगे हुए हैं। उस विभाग के बारे में मैंने कुछ आपसे चर्चाएं की। हमारे कई और पीएसयूज हैं जो काफी अच्छी पहल कर रहे हैं। हमारा एक एंड्रूल पीएसयू है चाय के क्षेत्र में, मोदी सरकार आने के बाद से आज उसने अपना एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया है। इसी तरह से कुछ देश के विषयों में जो चर्चाएं आप सबके बीच पहले भी शेयर हुई होगी, मैं कुछ उन विषयों की चर्चा करना चाहूंगा। आवास, हर घर नल, विद्युत, इन सब विषयों पर कई बार आप सबके बीच समय समय पर शेयर होती रहती है, लेकिन इन 9 वर्षों में कुछ काम ऐसे हैं जिनकी आप सब सजग हैं, आप उसको लेते हैं चर्चा में, लेकिन मैं जरा उसको बल देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे गरीबों की और कम आय के लोगों के लिए जो हमारी सरकार ने जो काम किए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 28 करोड़ 37 लाख लोग कवर हुए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 करोड़ 76 लाख लोगों को लाभ मिला है।
अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। और इसी तरह से ये अब तक हमारा डीबीटी पर आप लोगों ने कई बार बहुत देखा है। डीबीटी का जितना बेहतर उपयोग मोदी सरकार ने किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, कि पूरा ना वो मेथड समाप्त कर दिया मोदी जी ने। कि मोदी जी ने इस देश के अंदर पहली बार कैसे दृढ़ संकल्पबद्ध प्रधानमंत्री कैसे काम करता है, वो देश और दुनिया देख रही है कि एक आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के थे जो अपनी विवशता जाहिर करते थे कि सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। जनता जनमत देती है सिस्टम को बेहतर करने के लिए, न कि सिस्टम की कठिनाइयों का रोना रोने के लिए। मोदी जी ने साबित किया और डीबीटी के माध्यम से कि कैसे हम अगर 1000 भेजते हैं दिल्ली से तो पूरे 1000 उसके खाते में जाता है। सारा बिचौलियापन खत्म कर दिया। और इसका लाभ अगर किसी को देखना हो तो अनेक अवसरों का तो लाभ, लेकिन मैं एक लाभ को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा। विवाह की चर्चाओं के बाद जब इन मुद्दों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो यह लाभ रहा कि कोरोना में जब लॉकडाउन पीरियड था तो उस दौरान मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर किया गया कि लोगों को जरूरी खाद्य वस्तुएं, दवाएं आदि उपलब्ध हो जाए, भले लॉकडाउन हो। लेकिन अगर उनकी गली में सब्जी आ जा रही तो पैसा कहां से आएगा? तो ये डीबीटी सिस्टम कोरोना पीरियड में कैसे मदद किया कि अगले को वह मदद भी सरकार की पहुंची और कोरोना के सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए जीवन बचाने में भी ये डीबीटी सिस्टम कैसे मदद किया। इस तरह भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार की नीति। मैं एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा कि बच्चों के पोषण अभियान पर जिस तरह मोदी सरकार ने बल दिया है और बच्चों के टीकाकरण को मिशन इंद्रधनुष से इस पर बल देना चाहूंगा कि 5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हुआ है। और इसी तरह से श्रमिकों के कल्याण के लिए जो चीजें थोड़ा कम चर्चा में आ पाती है मैं उनको आपके सामने उजागर करना चाहूंगा कि श्रमिक कल्याण के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना बनाई, जिसमें लगभग 44 करोड़ 32 लाख श्रमिक लाभान्वित हुए देश में। इन 2015-16 में इस पॉलिसी को लागू करने के बाद से 44 करोड़ 32 लाख श्रमिक इसमें रजिस्टर्ड हुए और जिनमें 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन जब 60 वर्ष की उनकी आयु पूरी होगी, जब वो श्रम करने में अक्षम होंगे तो उन्हें वो पेंशन राशि मिलेगी, उनके जीवन में सहारा बनेगी। ये बड़ी क्रांतिकारी पहल पीएम श्रम योगी मानधन योजना मोदी जी सरकार की उपलब्धियों की मैं तरफ आपको इस पर जिक्र करना चाहूंगा। इसी तरह से हमारे बीच जीडीपी में बेहतरी आपके सामने है ही और हमने हाल में जो मैं अपने जिन चर्चाओं को जल जीवन मिशन में अभी पिछले आंकड़े से कितना बेहतर आज हम लगभग 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन को जल दे रहे हैं। मैं अपने अनुभव से प्रत्यक्ष प्रवास की एक जानकारी आपको उपलब्ध करा के मैं इस विषय में अपनी बात पूरी करूंगा। एक अरुणाचल का नामसाई जिला है। मैं उस जोराहाटी गांव नामसाई में आकांक्षी जिला है, वहां हम मंत्रियों के प्रवास अक्सर लगते रहते। पूर्वोत्तर में मोदी जी का फोकस है, पूर्वोत्तर को जिस तरह उन्होंने कनेक्ट किया है भारत के संग जितना दिल से पूरे अब वो लगाव महसूस कर रहे हैं, पूर्व में ऐसा कम महसूस करते थे। आज पूर्वोत्तर में हर तरह की जो सुविधाएं एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो और पूर्वोत्तर में पारदर्शी तरीके से उनके विकास की योजनाओं की राशि खर्चा, उसी में मैं जल जीवन मिशन की बात आपसे विशेष रेखांकित करना चाहूंगा कि जोराहाटी गांव में गया, वहां 11 महिलाओं का समूह, उसमें एक सीनियर लेडी उसकी चेयरमैन। उसका जो वाक्य है वो आप जानेंगे तो आपके मन को सुखद प्रसन्नता होगी कि वो हमेशा नाले के बहते हुए पानी पर उनका जीवन निर्भर था
और जब बरसात में पानी बहता हुआ वो कलेक्ट करके अपने घरों में रखते थे, खास करके महिला वर्ग इस काम में लगती थी, तो उसे बॉयल करके पीने की उनकी परंपरा थी। उन्होंने मुझे कहा कि मोदी जी को मेरा थैंक यू बोलिएगा कि हम लोग इस जन्म में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 400 फीट नीचे का पानी शुद्ध एकदम मिनरल वाटर हमें हमारे घर में पीने को मिलेगा। तो जल जीवन मिशन का कैसा लाभ है इस देश को, और ये मोदी जी के कार्यकाल में उपलब्धियों से भरा हुआ 9 साल बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ पारदर्शी शासन। मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आज जब अब इस समय जो पहली बार मतदाता अभी हाल में एक तो चुनाव में वोट दिए होंगे या अभी जस्ट देने जाएंगे, उनको तो कल्पना भी नहीं होगी मोदी शासन ने जिस तरह से ईमानदारी से, पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस का शासन चलाया है कि 2004 से 14 तक कैसी सरकार थी, पहले कैसी सरकार थी, हर जो चौथे महीने घोटालों की सीरीज आ जाती थी, वहां आज वो नई पीढ़ी जब देश को देख रही है तो मोदी को देख रही है, इसमें उसके मन में वो परिदृश्य संभवतः नहीं आता होगा, फ्लैशबैक में वो पढ़ता होगा तो आता होगा। तो इस तरह की हमारी 9 साल की उपलब्धियों से भरा हुआ, पूरे जन विश्वास पर खरा उपलब्धियों से भरा 9 साल का मोदी शासन, इसकी चर्चा हमने आपसे शेयर की। सर, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने कहा कितना इन्वेस्टमेंट आया, इसकी हमारा कितना इम्प्रूव हुआ है और इंडस्ट्री हमारी कितनी बड़ी है। हमने देखा कैसे कांग्रेस ने अदानी अंबानी इशू पे कैसे पूरा पार्लियामेंट डिस्टर्ब किया। आज हमें पता चला है कि एमडी पाटिल जो मिनिस्टर है कर्नाटका में, उन्होंने वेलकम किया है अदानी को इन्वेस्टमेंट इन कर्नाटका। कैसे देख रहे हैं आप ये डबल स्टैंडर्ड? देखिए, उनके वेलकम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन संसद में हमारी सरकार जो रुख था और समाज में जो रुख था, हम निष्पक्ष कदम के साथ रहे। और ये तो अब सारा देश महसूस कर रहा है कि अडानी इशू को माध्यम बना के केवल संसद को ठप करने का प्रयत्न हुआ, और उसमें से कहीं कुछ और शेष जो भी कोई प्रक्रिया है तो सुप्रीम कोर्ट के भी जुरिडिक्शन में है। और रह गया आपने जो उनको वेलकम की बात कहा, तो ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। अडानी को उन्होंने राजस्थान में भी वेलकम किया हुआ है, अडानी को वहां भी करेंगे, लेकिन दोहरा चरित्र उनका है, वो देश के प्रति कभी समग्र स्पष्ट चरित्र के संग कोई उन्होंने सेवा कार्य किए। सर, 9 साल उपलब्धियों का साल आपको मोदी सरकार, अब भी समाजवादी पार्टी यूपी से आपके साथ आते हैं और यूपी से आप मंत्री भी। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी कैबिनेट में जो यूपी से मंत्री हैं उन्होंने 9 साल तक कुछ नहीं किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है, हम जनता के पास रखेंगे, उनका रिपोर्ट कार्ड उनकी नजर में सबसे खराब। रविंद्र जी, आपने जो कहा उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने रेजोल्यूशन भी जारी किया है। अच्छी बात आनंद ने कहा है कि वो रेजोल्यूशन उन्होंने नैमिषारण्य में किया है, और नैमिषारण्य में करने का मतलब है बीजेपी इफेक्ट है कि नैमिषारण्य के तीर्थ में कभी जन्म में नहीं गए होंगे। ये सब बीजेपी के इफेक्ट से ही चलता है कि बीजेपी के जन प्रभाव का जो अन्य दलों को प्रभाव पड़ जाता है कि हम भी कैसा सोचे। उन्होंने नैमिषारण्य में किया। आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो हमसे तो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमारे मंत्री से, हमारे सांसद से, श्री अखिलेश जी को बताना चाहूंगा कि आज हमारे तो 64 एमपी इस समय, 72 एमपी माननीय मोदी जी सहित उत्तर प्रदेश में 2014 से थे। हमारे हर एमपी के खाते में अपने पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण 30-40 उपलब्धियां सबके पास है। पार्टी ने अभी 30 मई से 30 जून तक के महाजनसंपर्क अभियान में विकास तीर्थ अवलोकन का एक क्रम दिया है, और वहां जो हमारे सांसद, हमारे लोग जा रहे हैं, तो सारी मीडिया के रीजनल अखबार, मुख्य अखबार भरे पटे हैं विकास तीर्थों के उस उल्लेख से। लेकिन याद करें, हम अखिलेश जी से आपके माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि 2004 से 14 तक लोकसभा में मनमोहन सरकार की और कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो एलआई सरकार थी, और खास करके मनमोहन सपा मिलीजुली सरकार थी। 35 एमपी 2004 में यूपी से थे और 23 एमपी 2009 में यूपी से थे।
मैं दावा करता हूं उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सदन में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कोई रेजोल्यूशन किया हो, कोई प्रपोजल रखा हो, या अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में समाजवादी पार्टी ने कभी कोई मांग किया हो। केवल इंडिविजुअल लाभ उन सरकारों से लेने का काम मनमोहन सिंह किया। उन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के संघ को पाप करने का काम इन्होंने किया था, अखिलेश और उनकी पार्टी ने। अब शेष में जो नहीं है उन पर नाम देना उचित नहीं समझता। मोदी सरकार ने तो 9 साल में, और जब योगी जी की जोड़ी भी उसमें जुड़ गई, हमारी सरकार आ गई, तो उनके इधर के लगभग 6.5 साल ये मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश हर पैमाने पर आगे है। मैं अखिलेश जी को बताना चाहूंगा, इन्वेस्ट के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे है। हमारी उपलब्धियां रिकॉर्डों से भारी पड़ी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, इन कामों से जुड़ा कुछ सवाल है। ये इसी पे सवाल है कि क्योंकि सर आप हाल ही मंत्री के हैं, यूपी से आते हैं, यूपी के इन्वेस्टर समिट 2018 में हुआ, 2023 में इन्वेस्टर समिट हुआ। दावे हुआ कि 35 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन इसी को लेकर बार-बार तो विपक्ष को ये कहता है कि एमओयू और जमीन पर जो समिट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं है, फर्क बहुत ज्यादा है। उस फर्क को जानना हो तो मैं ऐसे विपक्ष को चाहूंगा कि आंखों में चश्मा लगा ले, और आज जो नोएडा से लेकर के नया हमारा जो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और उसको लेकर के सारी उस सराउंडिंग एरिया में और उत्तर प्रदेश में अन्य फील्ड में और बुंदेलखंड फील्ड में इतना इन्वेस्ट आ रहा है, रोजगार के इतने अवसर हो रहे हैं, उसके आंकड़े डिटेल में प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सक्सेसफुल और एक वातावरण बना है। आज जो इन्वेस्टमेंट को चाहिए, कानून व्यवस्था, बेहतर बिजली, बेहतर रोड, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है, और मोदी जी का प्रभाव मंडल उसको मदद कर रहा है। पुष्कर सर, हेवी इंडस्ट्री की आपने बात की, कितने SC ST और महिलाएं इंटरप्रेन्योर बनी हैं आपके 9 सालों में? कोई डेटा है सरकार के पास? नहीं, बनी है, अच्छी संख्या है उनकी, और डेटा हम आपको उपलब्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।